नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। हमने लैंड माफिया के बारे में सुना, हमने दवाई माफिया के बारे में सुना। देश में कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के माफिया के बारे में हम जानते हैं, लेकिन आज हम शिक्षा के माफिया राज के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। देश भर से छात्र महाराष्ट्र जाते हैं, अलग अलग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रियाँ लेने के लिए जम के डोनेशन देते हैं, जम के पैसा खर्च करते हैं। लेकिन क्या ये जो लोगों की आशा, लोगों का भविष्य, खास करके युवाओं का भविष्य, उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके बारे में क्या आपको कुछ पता है? आज हम महाराष्ट्र के सबसे बड़े शैक्षिक संस्थान डी.वाई. पाटिल ग्रुप, डी.वाई. पाटिल साहब एक राज्य के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र में इनके ग्रुप की बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं। महाराष्ट्र में इनको शिक्षा महर्षि, शिक्षा सम्राट कहा जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट रविंद्र बरहेटे साहब हैं, जो आज वो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने संघर्ष से इस पूरे माफिया राज का पर्दाफाश किया है। आपका स्वागत है। डी.वाई. पाटिल ग्रुप तो बहुत बड़ा ग्रुप है। बराबर है। क्या क्या काम करती है ये शिक्षण संस्थाएं सिर्फ चलाते महाराष्ट्र में। ओके। साथों साथ पॉलिटिक्स में इनका बहुत वजन है। आज इनका जो लड़का है गृह मंत्री है महाराष्ट्र में, आर पाटिल के साथ वो भी एक गृह मंत्री है। एक लड़का एमसीए का वाइस प्रेसिडेंट है, जिसके प्रेसिडेंट खुद विलासराव देशमुख है, और खुद डॉक्टर डी.वाई. पाटिल राज्यपाल है त्रिपुरा के। तो एक ही वक्त ये शिक्षण क्षेत्र और राजकारण, ये दोनों में वर्चस्व रखते हैं महाराष्ट्र में। मतलब बहुत बड़े आदमी हैं। बहुत बड़े आदमी है। तो आपको डर नहीं लगता? क्यों डरना है झूठे लोगों से? झूठा आप क्यों कहते हैं उनको? सब झूठे कागजात बना के इन्होंने इतने बड़े काम किए। सब क्या काम किया इन्होंने? जो काम किए वो जमीन, जिस जमीन पे इनके संस्था चालू है महाराष्ट्र में, डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स जो बॉम्बे में है, उसके भी अभी कागजात हम लोग निकाल रहे हो, उसमें भी फ्रॉड है उनका सब। और जो पुणे में, कोल्हापुर, अलग अलग जगह पे जो उनकी शिक्षण संस्था है, उसमें से आनंद रोड पे चरोली बुद्रुक में शरद पवार इंटरनेशनल स्कूल इंस्टीट्यूट ये नाम से 100 एकड़ ज़मीन पे इनकी एक संस्था चालू है, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से 19 देशों से विद्यार्थी आते हैं, जिनके पास से लाखों रुपए फीस कलेक्ट किए जाती है, डोनेशन लिए जाते हैं, और उनको वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा की क्वालिटी क्या है? शिक्षा की क्वालिटी तो उनके जैसे कैरेक्टर है वही हिसाब से उनका क्वालिटी हो जाता है, क्योंकि इनके सिर्फ नाम सुन के, इनके एडवर्टाइज देख के ये अलग अलग विद्यार्थी वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन अब इसमें हम लोग जब पेल डालेंगे तो कोर्ट इसमें मेरिट पे जो डिसीजन दे देंगी, तो ये सरकार जमा हो जाएंगे। आप कभी इनके शिक्षण संस्थान के अंदर गए हैं? जा क्या है? जिस तरीके का ये पैसे लेते हैं, जिस नाम से ये सुविधाओं के नाम से जो ये पैसा जमा करते हैं, स्टूडेंट से जो फीस लेते हैं, उसके मुताबिक क्या वो वहाँ पे उस स्तर पे पढ़ाई होती है? मुझसे ज़्यादा तो विद्यार्थी बता सकते हैं उसके बारे में। लेकिन जिस जगह पे ये शिक्षा दी जाती है, हाँ, वो जगह ही अब अगर हाई कोर्ट ऑर्डर देती है मेरिट पे, तो ये सरकार जमा हो जाएंगी। तो ये जो लाखों विद्यार्थी वहाँ पे शिक्षण लेते, हाँ, उनका भविष्य क्या है? तो अब कहने का मतलब ये है कि जो पूरा संस्था ही जो है वो इलीगल ग्राउंड पे, इलीगल जमीन पे और गलत तरीके से तैयार किया हुआ इंस्टीट्यूशन है। या और इसमें जो छात्र पढ़ रहे हैं, कल अगर हाईकोर्ट की तरफ से कोई उल्टा फैसला आ जाता है, पक्का आएगा, तो सारे विद्यार्थियों का जो भविष्य जो है वो डोलर में पड़ जाएगा। मैं अपने दर्शकों की बात बता दूं कि चौथी दुनिया के वेबसाइट पे आपको ये पूरी कहानी पूरे सबूत के साथ, जो रविंद्र साहब ने जो आरटीआई के जरिए और जो अपने संघर्ष के दौरान इन्होंने जो सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, वो सब हमारे वेबसाइट पे है। एक लीड स्टोरी जिसे हम लोगों ने इसे छापा भी है, अखबार के तहत भी है ये। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो
आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसलिए हम उन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं कि मोटा मोटी जो बात रविंद्र साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पूरा का पूरा जो ये जो माफिया की तरह ये जो पूरा जो डी.वाई. पाटिल ग्रुप चल रहा है, ज़मीन लेने से लेकर उसके लालन पालन पोषण तक सब झूठे, सब झूठे हैं, माने गलत तरीके से और राजनीतिक वर्चस्व को दिखा करके वो उनसे काम कराया जा रहा है। बराबर है। अब ये बताइए कि आप जब आरटीआई आपने डाला इन सब मामलों के ऊपर, जब आपने तहकीकात शुरू की, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आए? क्या आपको आसानी से मिल गया ये कागज़? नहीं, कागज़ तो मिल गए मुझे, हाँ, क्योंकि आरटीआई में तो इनको देना ही जरूरी है गवर्नमेंट को। हाँ, लेकिन वो पेपर्स मिलने के बाद जब उसको देखा गया तो जिस संस्था का प्रेसिडेंट ही झूठ कागज, गलत फर्जी कागज बना के शिक्षण संस्था चलाता है, तो वो क्या शिक्षा देगा अच्छे विद्यार्थी को? इन्होंने जमीन लेने से लेकर उसके कंस्ट्रक्शन तक और उसके शिक्षण की जो परमिशन लेनी पड़ती है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हर खाते में उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन, फर्जी पेपर्स जमा करके वो संस्था खड़ी की है। जबकि वो ज़मीन अगर कोर्ट इंक्वायरी हो जाती है, पेपर सब चेक किए जाते हैं, तो ये फिर सरकार जमा हो जाएंगी 42 लाख स्क्वायर फीट जगह। ये इन्होंने 42 लाख स्क्वायर फीट जगह जो गवर्नमेंट जमा होने वाली थी, उसको उन्होंने चैरिटी ट्रस्ट दिखा के वो ज़मीन सीएम के साथ, विलासराव देशमुख के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने बचा ली झूठे पेपर्स के ऊपर। और इनको साथ दिया है मोतीलाल जी वोरा जो खासदार है अभी दिल्ली में, उनके खुद लड़का जो अभी गृह मंत्री है, एमसीए का वाइस प्रेसिडेंट विजय पाटिल। तो ये सब लोग एक साथ मिलके इन्होंने सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जो मैंने आपको दिए है। तो अगर एक संस्था में इनकी वोरा का क्या रोल है? मोतीलाल वोरा जी ने सीएम को एक पत्र लिखा है, राइट। उसमें उन्होंने ऐसा दिखा है कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये बहुत अच्छा काम करती है महाराष्ट्र में। तो इनको जो तुमने दंड लगाया है वो दंड माफ़ करो, 14.5 करोड़ का दंड माफ़ कर दो और इनको फुकट में वो सब सहूलत दी जाए। तो ये दंड किसने, सरकार ने लगाई थी? वो दिखाने के लिए, एक्चुअल वो दंड भी सरकार नहीं लगा सकती थी। इन्होंने सिर्फ दंड का नाटक करके सिर्फ ड्रामा किया है उन्होंने दंड दिखाने का और लगाने का। वास्तविक में ये ज़मीन सरकार जमा होने वाली थी, इसलिए इन्होंने सिर्फ दूसरे एक जेआर का इस्तेमाल किया रेफरेंस, और जो जगह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खरीदी थी उसको सहूलत लेने के लिए उन्होंने जो चैरिटी ट्रस्ट करके कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड संस्था रहती है उनके लिए कुछ सहूलत रहती है। जबकि ये बात क्लियर कट दिख जाती है कि ये ज़मीन कोई भी चैरिटी ट्रस्ट ने खरीदी नहीं थी, डॉक्टर डी.वाई. पाटिल ने, ये खरीदी थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने जमीन पहले जो है अपने प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे खरीदी, प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे इन्होंने खरीदा। फिर ये जमीन जो है सरकार इसको जब्त करने वाली थी। हाँ। लेकिन ये जो है क्योंकि ये बड़े आदमी हैं, हाँ। राजनीतिक सत्ता है, पावर है, तो इन्होंने जो है सरकार ने एक नाटक रचा कि भाई कि इनको दे दो, ट्रस्ट के नाम पे इसको जो है इस पे आपने एक दंड लगा दिया। हाँ। और दंड लगने के बाद मोतीलाल वोरा जी ने चिट्ठी लिखा कि भाई ये अच्छा काम कर रही है, इसलिए उसको माफ कर दिया। तो क्या वो माफ कर दिया गया? माफ कर दिया। 14.5 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ ले लिए तो उन्होंने। इसका कहने का मतलब है कि ये जो पूरे नियम कानून को जो है ताक पर रखकर ये पूरा जो ड्रामा जो है वो कॉन्कॉक्टेड तरीके से इनको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। पर्पसली डॉक्टर डी.वाई. पाटिल को ही फायदा होने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने और यार मुख्यमंत्री ने सबने किया ये काम। तो एक बात बताइए, महाराष्ट्र में ऐसा क्यों है जमीन को लेकर के इतना हर चीज में, आदर्श घोटाला भी वहीं पे, पुणे में, हर जगह पे वहाँ पे जमीन को लेकर काफी घोटालेबाजी हो रही है, खास करके पिछले कुछ सालों में? क्योंकि अभी पुणे जो है ये सिर्फ महाराष्ट्र में, पुणे जो एरिया है या महाराष्ट्र, ये सिर्फ अपने भारत के नक्शे पे नहीं है, अभी इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम आता है। आईटी पार्क्स वगैरह ये जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पुणे में आए, इसलिए उधर के जमीन अच्छा जो 100 रुपये का जमीन था वो अभी 10,000 फुट का जमीन हो गया है। अच्छा, तो 10,000 रुपये देके तो जमीन खरीद नहीं सकते, इनकी नीति नहीं है। तो फुकट में गवर्नमेंट के फैसिलिटीज लेके अगर हत्या सकते हैं तो ये लोग उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तलाटी से लेके कलेक्टर तक सब इनके ही सब अपॉइंट किए हुए लोग रहते हैं, इसीलिए इनको ये बहुत इजी जाता है। कोई भी गवर्नमेंट ज़मीन
या कोई ऐसा गवर्नमेंट जमा होने वाला ज़मीन उनके ही खुद के दोस्त या संस्था या कलीग के लिए वो छोड़ देते। आपने एक और चिट्ठी निकाली है जिसमें आप इनका रेफरेंस भी डालते हैं देशमुख साहब का, उनका क्या कनेक्शन है? ये सब घोटाले की मेन जो मेन कल्प्रिट है, वो चाबी जहाँ से चालू हो जाती है, हाँ। वो सीएम के पास से चालू हो जाती है। राइट। क्योंकि सीएम के पास जब ये पेपर जमा हुए थे, हाँ। वो भी पेपर्स हमने निकाले, उसमें क्लियर कट लिखा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खरीदी हुई जमीन है। राइट। जबकि विलासराव देशमुख खुद एक फार्मर के लड़के हैं, उनको 7/12 समझता है, उनको ये मालूम था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खरीदी है, लेकिन फिर भी जानबूझ के उन्होंने वहाँ पे ध्यान देते नहीं दिया और ये ट्रस्ट ने खरीदी है, इसलिए मैं इसको सहूलियत देता हूँ, ऐसा उन्होंने सब रिपोर्ट्स बनाए और ये ज़मीन छोड़ दी। अच्छा, ये आपके पास प्रूफ है कि इस ज़मीन को जो खरीदा गया वो प्राइवेट कंपनी के नाम पे खरीदा गया? हाँ, वो तो गवर्नमेंट के पास भी प्रूफ है, मैंने तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से निकाले ना पेपर्स। अच्छा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। ये गवर्नमेंट के पास भी है। अच्छा, कितनी जगह पे डीवाई पाटिल ग्रुप का जमीन इस तरीके से आपको लगता है कि महाराष्ट्र में कितने इंस्टीट्यूट होंगे? अभी जो हमारा वर्किंग चालू है, अभी तो हर एक जगह से हम लोग पेपर्स निकाल रहे हैं। राइट। इनके हर जगह पे कुछ ना कुछ जमीन घोटाला निकल जाएगा, क्योंकि इनका बेस ही झूठ है। जिनका बेस ही झूठ है तो आगे क्या अच्छा काम करेंगे? वो तो हर जगह पे कुछ ना कुछ इन्होंने घपला किया है। मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन्होंने के जरिए इन्होंने सारा काम स्टार्ट किया, बाद में इन्होंने जमीन लिखवाई और उसके बाद इसे एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे जो है दिखाया सिर्फ। या तो ये पूरा मामला है। आपको डर नहीं लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत स्कैम निकाले। पुणे में जब अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे, हाँ। उनका 102 एकड़ जमीन घोटाला मैंने निकाला है। शरद पवार का 326 एकड़ जमीन का, उनके लड़की का जो है पुणे में 326 एकड़ में रोल, वो शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, सुप्रिया सुले, अतुल चौड़िया, उनके बारे में भी सब पेपर्स मैंने निकाले थे, जिसका सीएम ने स्टे ऑर्डर दिया है। 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट उनका ठप हो गया, अभी स्टे ऑर्डर है। अच्छा, तो डर नहीं लगता है। पेपर्स पे बात करते हैं हम लोग, विद प्रूफ बात करते हैं, इसलिए डरने का कुछ काम नहीं। तो आपको ये कोशिश नहीं किया गया डीवाई पाटिल ग्रुप की तरफ से कि भाई इनको अपनी तरफ ले लो, बड़े लोग हैं, बहुत पैसा है इनके पास, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं भाई रविंद्र साहब को जो है वो थोड़ा खरीदने की कोशिश की जाए? वैसी कोशिश तो 1990 से चालू है, क्योंकि मैं ये काम आज नहीं कर रहा हूँ। मैं 1990 से केस कर रहा हूँ करप्शन के अगेंस्ट। जो ऑफिसर्स करप्शन करते हैं उनके आगे मैं केस कर देता हूँ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के पास। 4 केस तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ 1990 से। और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आने के बाद मैंने ये आरटी के जरिए बाकी के पेपर्स अभी निकालने चालू किए। तो ये कोशिश हर वक्त हर केस में की जाती है, या तो पैसे से खरीदने की कोशिश की जाती है, या तो प्रेशर टैक्टिक्स यूज किया जाता है। लेकिन अभी ये सब बात सब लोगों को मालूम हो चुकी, ना ये खरीद सकते हैं ना इसको प्रेशर यूज़ कर सकते हैं। ये किसी को डरता नहीं है, विद पेपर्स बात करते हैं, इसीलिए अभी मुझे कुछ डर नहीं है, कोई मुझे डरा नहीं सकता अभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इतना हिम्मत दिखाया। 1990 से आप आरटीआई को लेकर के आप लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। रविंद्र जी सच के सिपाही हैं और इसलिए ऐसे लोगों को हमें सैल्यूट करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र राज्य के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, आरटीआई एक्टिविस्ट बनना, ये वाकई हिम्मत इसके लिए चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ बहुत थे जो माहौल है और जो मीडिया है वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करता इस तरह के सच के सिपाहियों के लिए। ये खुलासा हमने किया चौथी दुनिया में रविंद्र जी की मदद से। ये सारे सबूत, सारे कागजात हमारे वेबसाइट पे हैं। आप भी इनको पढ़िए, देखिए और रविंद्र जी से ये इंस्पिरेशन लीजिए कि आप भी अपने इलाके में इस तरह के होने वाले भ्रष्टाचार, माफिया, करप्शन, घूसखोर अधिकारियों और संस्थानों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।